Hello everybody, in this lecture we will learn about the gravitation. First of all, we have to know about what is the meaning of the gravity, what is the meaning of the gravitation. देखो ग्रेविटी का मतलब होता है कि आपके पास में कोई प्लेनेट है, मान लेते हैं अर्थ है। अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे या अर्थ से कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस टेंडेंसी को ही, किसी भी प्लैनेट की इस टेंडेंसी को ही उसकी ग्रेविटी बोलते हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। द टेंडेंसी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ द प्लैनेट इज कॉल्ड द ग्रेविटी। तो सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करने की टेंडेंसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं। समझ आ गई बात? ओके तो ग्रेविटी का मतलब तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब ग्रेविटी जो होती है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थ के ऊपर ही प्रेजेंट हो। जितने भी आपके यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स प्रेजेंट है ना, उन सब के अंदर ग्रेविटी प्रेजेंट होती है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है, वेरी करती है, बहुत कम ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी। क्लियर? तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से ग्रेविटी काम करती है। तो एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो यूनिवर्सल नाम है, आ रहा है इस पूरे के पूरे लॉ में, तो इसका मतलब है कि जो लॉ होगा वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होगा। मतलब आपके पूरे प्लैनेट्स के पूरे जो यूनिवर्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। ये कि लो क्या बोलता है, ये लो बोलता है, बहुत इजी सी बात बोलता है, बहुत सीधी सी बात। अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये लो बोलता है कि आपके पास में कोई भी दो पार्टिकल है ना, कोई भी दो पार्टिकल, चाहे उनकी साइज कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो दिस फोर्स या फिर दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी? देखो यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ बोलता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी पार्टिकल भी होगा या फिर बहुत बड़ा प्लैनेट भी होगा जिसका मास होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि मास का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जो कि उसका स्पेस ऑक्यूपाई करे, बस इतनी आपको बात याद रखनी है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मास है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का कोई अलग मास है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या पूरे के पूरे यूनिवर्स में। आप बोलोगे ऐसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास में फ़ोन रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर नहीं रहे। तो आपके बीच में अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन आपके बहुत कम मास, मिनिमम मास होने की वजह से, आपकी बॉडी का मास बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे कोई अट्रैक्शन फील नहीं कर पा रहे आप। अट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है। तो हम कहाँ पे देखने को मिलती है अट्रैक्शन? जब पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा हो जाए। कहाँ पे होता है? जब पूरे के पूरे प्लेनेट को अगर मैं कंसिडर करूँ मास के फॉर्म में, तो अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। डिफरेंट डिफरेंट मास के दो पार्टिकल्स हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी प्लैनेट्स हो सकते हैं ये, और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है r। इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है r। तो क्या बोलता है ये लो? ये बोलता है ये लो कि आपके दो पार्टिकल्स जो होंगे ना, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मास के मल्टीप्लिकेशन के। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। क्लियर? पहली बात तो ये बोलता है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स उनके बीच में लगेगा। तभी मैंने बोला ना कि आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, आप उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज आपका मास बहुत कम है। इतना क्लियर हुआ? ओके। दूसरी बात बोलता है कि जो फोर्स लगता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब ये r जो लिखा हुआ है इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। इन्वर्सली का मतलब यही होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी तो फोर्स विल बी डिक्रीज। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ समथिंग। ओके। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्हेन द मासेस आर इंक्रीजिंग देन विद रिस्पेक्ट द फोर्स विल बी इंक्रीज। तो फोर्स मास के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होता चला जाएगा। तो दोनों का मतलब आपको समझ आ गया होगा, आई होप। क्लियर? अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को या इस पूरे के पूरे इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक साथ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो ऐसे लिखूंगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कुछ ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे जो
फिजिक्स के अंदर इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसको रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट हम यूज करते हैं, उस कांस्टेंट का नाम होता है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको रिमूव करना है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अब जो g की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है g की वैल्यू? कांस्टेंट। यहाँ पे g की वैल्यू हमेशा रहेगी आपकी 6.7 इंटू 10 की पावर -11। क्लियर? ये आपकी कैपिटल G की वैल्यू रहेगी। ये हर एक क्वेश्चन में सेम वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जैसे फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। तो ग्रेविटेशनल इस कैपिटल G की यूनिट क्या होगी? तो देखो, कभी भी आपको यूनिट निकालनी हो तो आप फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? इस G को एक LHS में रखो या RHS में रखो, बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे F से मल्टीप्लाई कर दूंगा आर स्क्वायर को, डिवाइड कर दूंगा m1 इंटू m2 को, और इक्वल में बचेगा सिर्फ मेरा कैपिटल G। अब यहाँ पे देखो F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और R क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं तो इंटू मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मासेस को किस में मेजर करते हैं? केजी में। तो आंसर विल बी केजी स्क्वायर। तो जो कैपिटल G की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स होंगी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। अब यहाँ पे मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ समझाया। यूनिवर्सल लॉ इसीलिए समझाया क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि जो आपका यूनिवर्स के अंदर जो प्लैनेट्स हैं ना, वो आपने सोचा होगा कि यार ये एक ही ऑर्बिट में क्यों घूम रहे होते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ से आपका वीनस निकल के चला गया, अर्थ किसी दूसरी जगह पे चला गया, मार्स चला गया। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों वो एक ही जगह पे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं? वो इसीलिए घूमते रहते हैं क्योंकि उनके बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी इक्वल लगता है। अगर मैं आपको, ये आप खड़े हुए हो, आपको मैं 10 न्यूटन से इधर खींचूं और 10 न्यूटन से ही मैं इधर आपको खींच रहा हूँ, तो आप इसी पोजीशन में खड़े रहोगे ना। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है कि एक मतलब सेंटर की तरफ और सेंटर से बाहर की तरफ सेम फोर्स लगने की वजह से सेम ऑर्बिट में पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। जो सन के बिल्कुल पास होता है मर्क्यूरी होता है, फिर वीनस होता है, उसके बाद अर्थ होता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो कोई भी पूछेगा लास्ट में कौन सा होता है? नेपच्यून होता है। कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 होते हैं कंप्लीट आपके प्लैनेट्स, और सन के चारों तरफ घूमते हैं। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पास मर्क्यूरी होता है, हमारा अर्थ तीसरे नंबर पे होता है। क्लियर? और जो अर्थ के चारों तरफ ये देख रहे हो, ये होता है मून। क्या होता है? मून, चांद मामा। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। इसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बात करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले तो पॉज करो वीडियो, और अगर आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है तो नीचे लिखो। शॉर्ट में कुछ बोलते हैं उसको। अगर आपको पता है, पॉज द वीडियो राइट नाउ, नीचे लिखो कमेंट में। आई होप आपने लिख दिया होगा। न्यूटन का तीसरे लॉ को दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि है एक्शन रिएक्शन लॉ। मतलब क्या बोलना चाहता है ये लॉ? ये बोलता है कि आप किसी भी चीज़ पे जितना एक्शन दोगे ना, जितने मैग्नीट्यूड के साथ आपने एक्ट किया, उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ आपको वहाँ पे रिएक्शन मिलेगा। कैसे? मैं समझा नहीं। अगर आपने एक बॉल को दीवार पे फेंका और दीवार पे धीरे से फेंका तो धीरे से वापस आएगी, तेज फेंका तो तेज वापस आएगी। बस यही आपका न्यूटन का तीसरा लॉ होता है। लेकिन इसको हम ग्रेविटी के अंदर कैसे देखते हैं? देखो, न्यूटन का जो तीसरा लॉ होता है वो ये बताता है कि जब आप किसी भी चीज़ को जितना फोर्स लगाते हो, वो चीज़ आपके ऊपर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। क्लियर? तो सिमिलरली अगर अर्थ की तरफ कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है या आ रही है, तो अर्थ उसकी तरफ रोकने के लिए उतना ही फोर्स लगा देगा। तो ये आप बोल सकते हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ की वजह से ही जो ऑर्बिट्स के अंदर कोई भी चीज़ें, कोई भी प्लैनेट घूम रहा होता है, वो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग घूम रहा होता है। ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम एक टर्म देखने वाले हैं, फ्री फॉल। देखो, फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का गिर जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में पेन है, कुछ भी है, आपने छोड़ दिया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है,
ऊपर से सीधा गिर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे दिस इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, फ्रीली गिर रहा है। ओके अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, एंड दिस पार्ट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन के बारे में तो सुना ही होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। ये हमने सुना है, बिल्कुल सुना है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसको ए नहीं स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सेलरेशन कब लगता है, जब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट चलता है। तो यहाँ पे आपका अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ का मास मान लेता हूँ कैपिटल एम, और इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं हम स्मॉल एम। क्लियर? ओके तो इस ऑब्जेक्ट की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। इस ऑब्जेक्ट की वही होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब आपको पता है फोर्स जब ग्रेविटी के केस में लगता है तो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को उठा के मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने रखूँगा। तो ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा वो ना यूज़ होके हम इस वाले फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। क्लियर? और फोर्स क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि क्या होता है, ए इज इक्वल टू, आपको पता है जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। क्लियर? अब यहाँ पे m1 और m2 को समझना है, तो a विल बी एज इट इज, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अभी इसको मैं a की जगह g में कन्वर्ट करूँगा। देखो कैसे, जो कैपिटल G है वो एज इट इज रखा रहेगा, और जो m1 है, m1 क्या है, व्हाट इज m1 हियर, m1 का मतलब है इस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट का मास, जो कि क्या है, स्मॉल m, और m2 है कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय दिस मास। ये मास किसका है आप मुझे बताओ, क्या ये इस बॉल का है जो कि ऑब्जेक्ट है, या फिर इस अर्थ का है? ये अर्थ है आपकी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस बॉल का मास होगा जो कि होगा स्मॉल m। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो आपके पास में एक्सेलरेशन क्या आएगा, योर एक्सेलरेशन विल बी ओनली कैपिटल G और स्मॉल n से स्मॉल m कैंसिल, कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल G और आपका कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। अब आपको इस A की जगह आपको लिखना है स्मॉल g। क्यों? यहाँ पे ग्रेविटी जो होती है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसे A से नहीं G से, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G की वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद में कैपिटल M मतलब मास ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? अर्थ जो है आपकी उसका मास kg के अंदर कितना होता है? दिस इज माय क्वेश्चन। पॉज द वीडियो और आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। और जो r की वैल्यू है वो है रेडियस, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, मान लेते हैं इसके सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये जो पार्ट होगा वो रेडियस मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे रेडियस कितनी होगी, किसकी, अर्थ की रेडियस हमें पता करनी है कि व्हाट इज द रेडियस, ठीक है। तो अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है आपकी, आर की जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 6371, ठीक है, इन किलोमीटर्स। मीटर में भी कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। और ये वैल्यूज़ जो तीनों वैल्यूज़ है वो जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास में स्मॉल g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे अप्रॉक्स वैल्यू 10 मान सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यू कैन टेक, ओके, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसको ग्रेविटी में कैसे यूज़ करते हैं। आपको पहले तीनों इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन होती है आपकी
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहाँ पे अगर मैं ग्रेविटी में यूज़ करूँगा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, अगर मैं इसको ग्रेविटी में यूज़ करूँगा तो कैसे यूज़ करूँगा, v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्लस में जो a है वो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g यूज़ करेंगे इनटू में t। इतनी बात क्लियर। दूसरा जो होता है मोशन की इक्वेशन वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा s का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन ग्रेविटी के केस में हम डिस्टेंस को हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। और जो थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 एज इट इज़, और g और s की जगह यहाँ लिखेंगे h। ठीक है, आप स्मॉल h भी लिख सकते हो, कैपिटल h मतलब हाइट, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो हाइट में होगी। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी वो ग्रेविटी के लिए कुछ इस तरीके से यूज़ की जाएंगी। इक्वेशन ऑफ मोशंस आर यूज इन द ग्रेविटी इन दीज फॉर्म्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा और एग्जाम में भी आता है, द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। बेसिकली मास जो होता है उसका मतलब है कि आपकी बॉडी कितना क्वांटिटी मैटर अपने अंदर कंटेन करके रखती है, उसको बोलते हैं मास। और दूसरा होता है वेट। वेट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी किसी भी प्लेनेट के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जितना फोर्स लगा रहे हो वो वेट है आपका, और जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो वो आपका मास होता है। मास को मेज़र किया जाता है केजी में या ग्राम में, और जो वेट होता है उसको मेज़र कभी केजी में नहीं करते हैं, उसको न्यूटन में करते हैं, क्योंकि वेट अपने आप में एक फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। तो अब अगर मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊँ मास और वेट का डिफरेंस, तो ये आपका मान लेते हैं बच्चा है जिसका नाम है टिल्लू। ठीक है, कुछ भी नाम ले लो। ये अर्थ पे जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो वेट होता है वो होता है कितना, 560 न्यूटन फोर्स होता है ना वेट तो। लेकिन मून पे जाता है तो उसका जो फोर्स होता है वो 90 न्यूटन हो जाता है। मतलब वेट कैन बी डिफरेंट हो सकता है, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो मास होता है टिल्लू का वो 56 केजी रहता है एट द ऑल प्लेसेस। कहीं पे भी चल जाए मास 56 केजी ही रहेगा, रिमेन सेम। क्लियर होगी बात। अब एक टर्म सीखेंगे हम जिसका नाम होता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखो, थ्रस्ट का मतलब क्या है और प्रेशर का मतलब क्या है। बेसिकली मैं आपसे बोलूँ कि थ्रस्ट और प्रेशर एक ही चीज़ होती है, लेकिन जब प्रेशर जो है वो अगर 90 डिग्री पे लगने लगे ना, जब कोई भी, ये एक सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर लगा रहा हूँ इस एंगल पे या इस एंगल पे, तो इसको हम थ्रस्ट नहीं बोलेंगे, इसको नॉर्मल प्रेशर बोलेंगे। लेकिन जब आपका जो फोर्स है, प्रेशर के अंदर जो फोर्स लगता है वो 90 डिग्री पे लगने लगे, तो उस केस में उसको थ्रस्ट बोलेंगे, उस प्रेशर को थ्रस्ट बोलेंगे। क्लियर। तो थ्रस्ट इज नथिंग बट द व्हेन प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बस इतनी बात याद रखनी है। जब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। और प्रेशर होता है, प्रेशर का मतलब तो आपको सबको पता है कि प्रेशर इज नथिंग बट P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा प्रेशर, कम फोर्स तो कम प्रेशर। क्लियर। और जो ये फोर्स लग रहा है अगर वो 90 डिग्री पे लगने लगे तो उसको ही हम थ्रस्ट बोल देते हैं। क्लियर होगी, बस इतना सा डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि क्या फ्लूइड्स भी अपने अंदर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे यस कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? द थिंग विच कैन फ्लो, ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके। क्या स्टोन जो पत्थर है वो फ्लो कर सकता है? नो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लो कर सकते हैं? लिक्विड और आपकी गैस। तो आप बोलोगे कि इनके अंदर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, बताओ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक हवा में भगो, मतलब नॉर्मल एयर है वहाँ पे भगना है आपको, और मैं बोलूँ कि आपको ना पानी में भगना है, तो आप किस में तेज भग पाओगे? पॉज द वीडियो, नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में आप किस में, दोनों में से। ये ऑप्शन ए है जहाँ पे पानी है, और ऑप्शन बी है जहाँ पे आपको हवा में रनिंग करनी है। तो आप किस में तेज भग पाओगे? आप बोलोगे ऑफ कोर्स हवा में भग पाएंगे।
क्यों? वहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है, या बोल सकते हो प्रेशर कम है, लेकिन जब पार्टिकल पास पास आ जाते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है और वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसी प्रेशर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कोई भी फ्लूइड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो सबसे पहला जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसका नाम होता है बेयोंसी, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बेयोंसी का मतलब होता है कि जब आपने किसी भी पार्टिकल को पानी में डाला तो आपने देखा होगा कि जो पानी है वो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, ऊपर की तरफ पुश करता है कि भाई बाहर जाए यार वापस, कि उसके पार्टिकल पास पास है फ्लूइड के, तो उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। तो उस प्रेशर को ही हम बोलते हैं बेयॉन्ड या बेयोंसी, बेयॉन्ड फोर्स या बेयोंसी। क्लियर? आप बोतल को पानी में डाल के देखो, वापस ऊपर आने की कोशिश करेगी। तो किस किस फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है आपकी बेयोंसी? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना वॉल्यूम डाला है, छोटा डाला है तो चला जाएगा, अगर ज़्यादा डाला है तो नहीं जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखो अगर मैं शहद में डालता हूँ एक पत्थर और एक मैं पानी में डालता हूँ, तो बताओ किस में ज़्यादा प्रेशर लगेगा? ऑफकोर्स शहद में तो बिल्कुल नीचे जाएगा नहीं, पानी में चला जाएगा, लेकिन ऊपर आना बिल्कुल आसान होगा। आप एक उंगली से बड़े इंसान को आप उंगली से पानी के अंदर उठा सकते हो, तो बिकॉज ऑफ बेयोंसी। क्लियर? लव द साइंस, लव द फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो ध्यान से देखो इस इमेज को। ये प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम रोज करते होंगे बाथरूम में जाके। आप बाथरूम में गए, पानी में भरा हुआ है, टब भरा हुआ है, आपकी बकेट बाल्टी जो है वो भरी हुई है पानी से, आपने हाथ डाला तो पानी निकल जाता है बाहर। इसी चीज़ को उन्होंने बोला कि यही है मेरा लॉ है। लेकिन इतनी बात तो हमें भी पता थी कि पानी में हाथ डालेंगे तो पानी निकल जाता है, लेकिन कितना निकलता है ये बात इन्होंने बहुत अच्छे से बताई। इन्होंने बोला कि जितना वेट आप डालोगे ना, इमर्ज करोगे, उतना वेट का लिक्विड बाहर आ जाएगा आपके बकेट से या आपके कंटेनर से। क्लियर? ये आर्किमिडीज ने बोला। आगे हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेंसिटी। बहुत ईजी होता है, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना, डेंसिटी में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। अगर मैं आपके पास बोलूँ कि एक रूम है जिसका नाम है रूम ए, और एक रूम है सेम साइज, सेम वॉल्यूम, सेम शेप का, एक रूम है जिसका नाम है रूम बी। क्या नाम है? रूम बी। इसके अंदर सिर्फ 3 बच्चे बैठे हुए हैं, और इसके अंदर सेम साइज का रूम है, इसके अंदर बैठे हुए हैं बहुत सारे बच्चे, मतलब 10-20 बच्चे बैठे हुए हैं। सेम साइज है, रूम ए की भी साइज सेम है और रूम बी की भी साइज सेम है। आप मुझे बताओ दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? पॉज द वीडियो, ए की या फिर बी की? पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए विल बी मोर और द बी विल बी मोर। तो आंसर आ गया होगा, बी की जो होगी डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? कि सेम वॉल्यूम के अंदर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो हाई डेंसिटी वाली चीज़ होती है, लेकिन जहाँ पे कम है वो लो डेंसिटी वाली चीज़ होती है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक इमेज ली हुई है इन स्लाइड। ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है। इसमें मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल रखी हुई है, यहाँ पे मोर देन 8 है, तो दोनों की साइज सेम है। तो ए और बी में से किसकी डेंसिटी कम होगी? अब आपको कम बताना है, तो ए की डेंसिटी कम होगी और बी की डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब समझ आया? अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहो तो कैसा फॉर्मूला क्रिएट होगा? अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहो तो डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसको ही हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम देखेंगे एक टर्म जिसका नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव शब्द का मतलब होता है, रिलेटिव का मतलब है किसी चीज़ से रिलेट करके आप डेंसिटी को बता रहे हो। हमें डेंसिटी पता है किसी चीज़ की, और हमसे कोई पूछे, मान लो आपको आपके स्कूल का एड्रेस मालूम है, ये आपकी स्कूल है, ये आपकी स्कूल है मान लेते हैं। आपसे कोई पूछे कि यार ये वाला एड्रेस बताओ, तो आप बताते हो कि स्कूल से इतना किलोमीटर आगे है, स्कूल से इतना किलोमीटर पीछे है। क्यों? आपको स्कूल का एड्रेस मालूम है, तो स्कूल से आप रिलेट करके चीज़ों की डिस्टेंस को बताते हो, क्योंकि आपको स्कूल अच्छे से पता है कि कहाँ पे है। सिमिलरली जब रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाती है तो वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसकी डेंसिटी हमें नॉन होती है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को बताते हैं कि वाटर से ज़्यादा है, तो हम समझ जाते हैं हाँ ये वाटर से ज़्यादा हाईली डेंस है। हम बोलते हैं कि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, तो वाटर से रिलेट करके जब मैं किसी की डेंसिटी को बताऊं तो मुझे पता चलता है कि मैं रिलेट कर रहा हूं, तो उसी डेंसिटी की वैल्यू को बोलते हैं द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर।
जो कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि किसी भी चीज़ की, दुनिया में किसी भी चीज़ की डेंसिटी मैं एक्सप्लेन करूँ कि इसकी डेंसिटी इतनी है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँ विद रिस्पेक्ट टू द वाटर की डेंसिटी, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। आई होप दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये आपका होमवर्क है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका होमवर्क है। आई विल चेक ईच एंड एवरी कमेंट और उस पर रिप्लाई करूंगा मैं। और कोई भी डाउट है आपको इस चैप्टर में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गिव यू सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और ये अगर आपको अच्छा लगा चैनल, आपको लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इससे एक मोटिवेशन मिलती है यार अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। हिट द लाइक बटन। थैंक यू एवरीबॉडी।